कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं आज की खास खबर का। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के आरोपों पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो महाराष्ट्र के अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट ने 15 दिन के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। परमवीर सिंह ने गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए की वसूली की याचिका लगाई थी। इसी याचिका पर फैसला सुनाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि परमवीर सिंह के आरोप गंभीर हैं। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच की जरूरत है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अनिल देशमुख पर यह आरोप लगाए हैं, इसकी जांच के लिए पुलिस पर हम निर्भर नहीं रह सकते। इसकी प्राथमिक और निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई की आवश्यकता है। हाईकोर्ट का फैसला पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हफ्ता वसूली का बहुत ही जल्द सच सामने आ जाएगा। सीबीआई जांच में एक एक करके सारी सच्चाई सामने आएगी। इसके अलावा फडणवीस लगातार गृह मंत्री अनिल देशमुख पर निशाना साधते रहे हैं। आपको बता दें कि एंटीलिया केस में मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के ट्रांसफर को लेकर भी बवाल मचा था। उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले में पूर्व कमिश्नर ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा। इसमें दावा किया गया था कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए वसूली का टारगेट दिया था। इसके साथ ही उन्होंने देशमुख पर कई अन्य आरोप भी लगाए थे। तो मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 100 करोड़ रुपए वसूली के आरोपों की जांच अब सीबीआई करेगी। इस फैसले पर आ रही प्रतिक्रियाएं सुनिए आप। तत्कालीन पुलिस आयुक्त इनके लेटर पर जो याचिका दाखिल हुई थी उसमें जयश्री पाटिल एडवोकेट इन्होंने भी जो एक केस फाइल की थी उसके ऊपर निर्णय देते हुए ये पूरा मामला सीबीआई को सौंपा है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मामला गंभीर है और सीबीआई 15 दिन में इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करे और उसके बाद उस इंक्वायरी के फाइंडिंग्स के आधार पर अपनी आगे की कार्रवाई सीबीआई करे। इस प्रकार से स्पष्ट निर्देश ये माननीय हाईकोर्ट ने दिए हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत गंभीर इस प्रकार का इंडाइटमेंट है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार का निर्णय है और मैं ऐसा मानता हूं महाराष्ट्र के इतिहास का ये जो काला इतिहास है जिसमें रिश्वतखोरी, हत्याखोरी, इसकी स्टेट स्पॉन्सर्ड घटनाएं जिस प्रकार से बाहर आई है ऐसा कभी हुआ नहीं था और इसलिए इस काले इतिहास को समाप्त करके महाराष्ट्र के पुलिस की स्वर्णिम प्रतिमा को फिर बहाल करने के लिए ये सीबीआई इंक्वायरी एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है। परमवीर सिंह जी के आरोप की जांच सीबीआई करेगी, यानी जो सचिन वाजे ने 2000 करोड़ की वसूली की है वो पैसा कहां से कहा गया, अनिल परब के बाद में आगे एनसीपी में गया या अनिल परब के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में गया, ये सब जानकारी बाहर आएगी। यह भी स्पष्ट हो गया है कि वसूली का पैसा बिटकॉइन में वसूल किया जाता था, यानी फॉरेन ट्रांजैक्शन, बेनामी कंपनियां। यानी मुझे विश्वास है एनआईए, सीबीआई और अब ईडी, इनकम टैक्स और आरबीआई को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मैं हाईकोर्ट के निर्णय का स्वागत करता हूं और उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार ने जो कवर अप ऑपरेशन शुरू किया था उसको बड़ा तमाचा। अब ऐसा है ना कि 2000 करोड़ के हिस्से तो अनिल देशमुख के द्वारा एनसीबी में भी गए होंगे, जैसा उद्धव ठाकरे बचाव कर रहे हैं क्योंकि वो 2000 करोड़ से अनिल परब के द्वारा मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पैसा आया होगा, वो तो बचाव करेगी। ऑपरेटिव पार्ट यह है कि सीबीआई ने जो सीरियस आरोपों पर अपना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना है
प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद में 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर उनको डिसीजन लेना है कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करना है या नहीं है। उनको लगता है सीरियस ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, एफआईआर रजिस्टर करना है तो सीबीआई एफआईआर रजिस्टर करके आगे प्रोसीड करे। उनको लगता है नहीं तो सीबीआई कैन क्लोज द केस। इसमें एक चीज और है कि जो बाकी पिटीशंस थी, जैसे बाकी के अलावा उन पिटीशंस के बारे में कोर्ट ने क्या कहा है और फिलहाल उनकी पिटीशन क्या रहेगी? एक्चुअली मैंने वो पूरा ठीक से सुन नहीं पाया हूँ। थोड़ी देर में ऑर्डर अपलोड हो जाएगा, मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। एक चीज और है कि जब पिछली बार सुनवाई हो रही थी, आर्गुमेंट के दौरान बहुत ब्रीफ आर्गुमेंट किया था एएसजी ने, खुद अनिल सिंह ने, उन्होंने कहा था कि कोर्ट का फैसला मान्य होगा, कोर्ट जो भी कहेगी वो करेंगे। सीबीआई ने अपने से इच्छा भी नहीं जताई थी और नाराज मना भी नहीं किया था। क्या उसका फर्क पड़ा है कोर्ट के ऊपर कि सीबीआई एक तरीके से पॉजिटिव है अगर उसको ऑर्डर दिया था जांच के लिए? तो वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इन बातों का, क्योंकि देखिए फैक्ट्स पे है, कोर्ट को लगा है इन्वेस्टिगेशन है। सीबीआई भले ही चाहे कि मैं इन्वेस्टिगेशन करने में इंटरेस्टेड हूँ, उसका असर नहीं पड़ता है। तो अब आपको बता दें कि इस मसले पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने भी अब प्रेस वार्ता करते हुए कहा है कि हम चाहते हैं कि इस मामले की पूरी सही तरीके से जांच हो। ये महाअघाड़ी नहीं, वसूली अघाड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि अनिल देशमुख ने अपना इस्तीफे में लिखा है कि मैं नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। क्या उद्धव जी आपकी कोई नैतिकता है या नहीं? उन्होंने कहा कि अगर अनिल देशमुख नैतिक आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं तो उद्धव ठाकरे आपकी नैतिकता कहां है? आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और दूसरी तरफ एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अनिल देशमुख मामले को लेकर हुई एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार, अनिल देशमुख, अजीत पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रही। यह बैठक जयश्री पटेल की याचिका पर आए हाईकोर्ट के निर्णय के बाद आयोजित हुई। इस मसले पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जहां एक ओर किसानों से किए वादे पूरे किए, वहीं दूसरी ओर किसानों को उपज का सही मूल्य सीधे उनके बैंक खातों में जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष भी एमएसपी पर गेहूं खरीदने की तैयारी कर ली है। गेहूं की बिक्री के लिए किसान भाई खाद्य एवं रसद विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। किसानों की सुविधा के लिए टोकन की व्यवस्था की गई है। गेहूं की खरीद भारत सरकार द्वारा तय मानकों पर की जाएगी। सभी किसान भाइयों के लिए विशेष निर्देश है कि वे अपने गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके लाएं। गेहूं की अच्छे से मड़ाई व उसाई कराएं। व किसान पंखे से धूल मिट्टी को दूर करें। छलने की मदद से कंकड़ पत्थर अलग करके गेहूं बिक्री के लिए क्रय केंद्र पर लाएं। किसानों की खुशहाली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सदैव प्रयासरत है। किसानों के साथ योगी सरकार। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। खबरनामा, खबर से असर तक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज खबरनामा में हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में चल रही सियासत के बारे में। इस समय महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है और अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद इसमें और भी ज्यादा गर्माहट आ गई है। रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है और सीधे उद्धव सरकार पर उन्होंने हमला बोला। साथ ही उन्होंने बातों बातों में उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। इस मसले पर चर्चा के लिए इस समय दो मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा परिचय आपका करवा देते हैं मेहमानों से। शिवसेना से इस समय हमारे साथ एकनाथ हुंडारे जी जुड़े हुए हैं। इनके अलावा भारतीय जनता पार्टी से रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले हुंडारे साहब आपके साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। सर, महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है? भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से मांग कर रही थी कि आप इस्तीफा दिलवाइए अनिल देशमुख को और अंततः हुआ वही, उन्हें इस्तीफा देना ही पड़ा। आवाज पहुंच रही है हुंडारे जी आप तक? आवाज नहीं आ रही थी, वापस एक बार रिपीट कीजिए। सर, मेरा सवाल ये है कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है? अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही थी और आज अंततः वही हुआ, इस्तीफा देना ही पड़ा अनिल देशमुख को। नहीं, ये तो बीजेपी का एक षड्यंत्र है। हर साल से जब से महाराष्ट्र सरकार जब से स्थिर हुई है तभी से आज तक हर बार ये सत्ता के लिए बेबुनियाद आरोप करते आ रहे हैं और आज भी इन्होंने हर समय हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री उद्धव साहब के लिए हमेशा कोई ना कोई टारगेट करने का प्रयत्न किया कि कुछ ना वजह से ये लोग हमेशा महाराष्ट्र सरकार बरोबर नहीं। आज लॉकडाउन के समय जब से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब सत्ता पे स्थापन हुए तभी से आज तक पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है अच्छे से काम चालू है, परंतु बीजेपी वाले सत्ता के लिए बेबुनियाद आरोप करते रहे। आज के टाइम संजय राठौर का विषय आया, देशमुख साहब का विषय है, परंतु हमारे मुख्यमंत्री साहब ने उन्होंने अपना राजीनामा दिया और अपने कायदा व्यवस्था पे पूरा विश्वास है, इसीलिए कोई आरोप का निराकरण होने वाला है। जो सच्चाई वो कुछ दिनों के बाद सामने आने वाली है। ठीक है, बताइए रमन मलिक जी। भले ही बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि सीबीआई जांच करवाइए और उसके बाद ही देशमुख ने अपना इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी शिवसेना और एनसीपी के नेता प्रवक्ता यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। देखिए, एक बहुत पुराना गाना था और हिंदू हृदय सम्राट के वंशजों का इस गाने पे सही ठहर जाना सबसे दयनीय स्थिति है कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ऐसा करते करते हुए उद्धव साहब को एक बार बाला साहब स्वर्गीय उनकी याद करनी चाहिए थी कि वो क्या व्यक्तित्व थे और क्या आज उद्धव ठाकरे बन गए। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो वसूली है, वसूली बाबा जो है देशमुख जी, इनको कब तक ढोएगी शिवसेना, कब तक ढोएगी? ये 100 करोड़ रुपए अगर यहाँ से मांग रहे हैं तो पूरे महाराष्ट्र से कितने इकट्ठे करते हैं, इसका जवाब देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर अगर देशमुख जी रिजाइन कर रहे हैं तो नैतिकता के आधार पे जो नैतिकता होनी चाहिए वो तो खैर महाराष्ट्र में इस अघाड़ी बिगड़ी हुई गाड़ी में है ही नहीं। उसकी वजह बता देता हूं। जब पूरा महाराष्ट्र कोरोना काल से ग्रसित हो रहा है, त्राहिमाम हो रहा है और इनकी प्रियंका चतुर्वेदी जो हैं वो देख रही है कि कहां और हो रहा है कहां नहीं हो रहा है। 50,000 रोज के लगभग आने लग रहे हैं बेचारे लोग जो वहां पे ग्रसित हो रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो उसके लिए? इस समय तो सारे वहां पे जो लोकशाही है उसको इस चीज के लिए ध्यान देना चाहिए कि वो 50,000 लोग जो रोज आना शुरू हो गए हैं उनको कैसे बचाएं, और ये लगे हुए हैं देशमुख साहब को बचाने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस 100 करोड़ में आपका कितना कट था उद्धव साहब? इस 100 करोड़ रुपए में पवार साहब का कितना कट था? इस 100 करोड़ के अंदर कहीं कांग्रेस ही तो पूरी चाबी नहीं हिला रही थी और आप कठपुतली की तरह ऐसे ऐसे कर रहे थे। 100 करोड़ के बंटवारे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। सर, आप अपनी बात पूरी तरीके से रखिएगा, जारी रखिएगा। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है,
मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब शरदा भावना नाल मनाया। 70 लाख श्रद्धालु प्रकाश पुरब मनाउण लई सुल्तानपुर लोधी नतमस्तक होए। करतारपुर लांघे दा उद्घाटन करके सिख संगतां नूं श्री दरबार साहिब करतारपुर दे खुले दर्शन दीदार करवाए। 4 वरियां तो पंजाबियां दियां धार्मिक भावनावां दा ख्याल रख रही पंजाब सरकार। राष्ट्र धर्म खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की सियासत के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों ही मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन मलिक जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे कि 100 करोड़ की जो वसूली हुई थी वो किस तरीके से बांटी गई, तमाम बातें आपने कही हैं, लेकिन सवाल ये है कि अभी तो सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सर, अभी तो जांच शुरू होगी, फिर रिपोर्ट आएगी। उस रिपोर्ट के आने से पहले बीजेपी ये कैसे डिसाइड कर सकती है कि वाकई में 100 करोड़ की वसूली की गई थी? देखिए, ये तो एक स्पष्ट बात है कि ये जो महाविकास अघाड़ी, बिगड़ी हुई गाड़ी जिसकी कोई नहीं लाइन, ये जो चल रही है वो सिर्फ एक लालच के ऊपर तीनों जुड़े हुए हैं। इन्होंने जनता के साथ धोखा करके सरकार बनाई है। मैंडेट देवेंद्र भाई के अंतर्गत इनकी सरकार चलने का था। मैंडेट इनके पास डायरेक्ट नहीं था। जो मैंडेट बना वो इन्होंने कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति जो कि पवार साहब हैं उनके साथ इन्होंने कुंभा जोड़ा। अब बात यहाँ पे सिंपल सी ये आती है और जो पूछने वाली बात है इनसे कि हर जगह हर समय कोई केस देख लीजिए, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे वो सुशांत का केस हो, चाहे वो परमवीर सिंह का हो, चाहे वो अंतिल्या केस हो, कोई भी केस हो, ये सारा का सारा इतना गड़बड़ झाला कैसे करा रहे हैं। इतना जो मस्तिष्क है ना वो उद्धव साहब में नहीं है। ये जो पीछे से जो कांग्रेस और पवार साहब उनको नचा रहे हैं ना, ये वो कहानी है। मैं तो आज बड़े खुले मन से एक जवाब इनसे चाहता हूं कि जब बाला साहब के आचरण और बाला साहब की कही हुई कथनियों के ऊपर आप अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे, तो कम से कम कभी शीशे के सामने खड़े होकर पूछिए कि क्या उस बड़ी दिवंगत आत्मा को आप कहीं से संतुष्टि दे रहे होंगे। लालच सत्ता का इतना नहीं होना चाहिए कि आप अपने पूर्वजों को इस तरीके से शर्मिंदा करें। दूसरी बात, आपने जनता के साथ धोखा करा हर स्टेप पे। आज भी इस कोरोना काल के अंदर आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं साहब। देश के अंदर जितने कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसमें से लगभग 50% आपके पास आ रहे हैं। क्यों? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आप लोगों की सुरक्षा, लोगों की समृद्धि, लोगों की विश्वसनीयता खो चुके हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं हुंडारे जी से। मलिक साहब वो कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए हुंडारे जी। वो कह रहे हैं कि क्या आपको समझ नहीं आता कि आप अपने पूर्वजों को क्या आगे जाकर मुंह दिखाएंगे और किस तरीके से। हालांकि एक बात कही अभी मलिक साहब ने कि ये उद्धव ठाकरे में इतना दिमाग नहीं है कि वो ये गड़बड़ झाला कर सके। ये इस कहानी के पीछे एनसीपी और कांग्रेस का हाथ बता रहे हैं वो। नहीं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब
अच्छे ढंग से सरकार चला रहे। यहाँ की जनता भी जानती है। तो बीजेपी वाले बेबुनियाद आरोप कर रहे हैं। और बताना चाहता हूँ, देशमुख साहब ने खुद होके राजीनामा दिया है, रिजाइन दिया है, किसी ने मांगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्होंने खुद रिजाइन दिया है, किसी ने मांगा नहीं। और महाराष्ट्र सरकार, मुख्यमंत्री अच्छे ढंग से सरकार चला रहे। आप क्या बात कर रहे हैं? बुनियाद कर रहे हैं, ऐसे कब से इनको सत्ता चाहिए, बस महाराष्ट्र की सरकार के लिए निशाना हमेशा। अरे सत्ता तो आपको चाहिए थी, तभी तो जाके इटली के बाबा की मम्मी के गोद में बैठ गए। आपको सत्ता चाहिए थी, तभी मम्मी के गोद में गए हो। सर, किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ठीक करा था मलिक साहब, ये आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे सर किसको किसके साथ गठबंधन करना है। ये भी अब भारतीय जनता पार्टी डिसाइड करेगी क्या कि राज्यों में सरकार किस तरीके से बनेगी? यहाँ लोग मोदी जी और देवेंद्र भाई की अध्यक्षता में चुनाव लड़ा था ना, नीचे से निकले तो ये हिंदुस्तान की जनता जानती है। महाराष्ट्र की जनता को धोखा देने वाले ये है। मैं तो अभी उनसे सीधा सवाल पूछता हूँ मैडम, आपके माध्यम से सीधा सवाल है कि अगर नैतिकता के आधार पे अनिल देशमुख साहब ने ये कहते हैं कि रेजिग्नेशन दिया और कोई मांग नहीं रहा था, तो पिछले लगभग 1 महीने से जब से ये लेटर बम की कहानी चली है, मेरे को ये समझाइए, जो पूरा विपक्ष, जो महाराष्ट्र की जनता, जो पत्रकार ये बोल रहे थे कि यहाँ इस तरह का कुकर्म हो रहा है, तो उस समय ये मांग नहीं थी क्या कि अनिल देशमुख को रिजाइन करना चाहिए? बिल्कुल थी। लेकिन अब जब बॉम्बे हाई कोर्ट से ये फैसला आया है कि सीबीआई ही जांच करेगी, तो अब उन्हें भी लग रहा होगा कि जब अब जांच बैठ ही गई है तो बेहतर यही रहेगा कि हम अपने पद को छोड़ दें। इसमें गलत क्या है? नहीं, अगर इतना तथ्य होंगे तभी हाई कोर्ट ने बोला ना। तो आप माननीय हाई कोर्ट तब तक ऐसी टिप्पणी नहीं करता जब तक तथ्य नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि पूरा महाराष्ट्र में से आप जब से है ना सत्ता से वंचित हुए तभी से आप लोग हमेशा सत्ता के लिए ना हर लोगों का रिजाइन मांगे। परंतु यहाँ की जनता, महाराष्ट्र की जनता सक्षम है। और जो मलिक जी, आपने रिजाइन नहीं मांगा, हमने खुद होकर रिजाइन दिया है। आदेश का मुख्यमंत्री एलओपी देवेंद्र भाई ने बार ये बोला है प्रेस के, देवेंद्र भाई तो सबका रिजाइन मांगते रह रहे। हेलो, आपके देवेंद्र जी तो किसी का रिजाइन मांगे नहीं, ऐसा नाम बताइए। हर आदमी का रिजाइन मांग रहे। पूरे महाराष्ट्र की सरकार जब से स्थापन हुई तब से करते आ रहे। कोरोना काल के अंदर से महाराष्ट्र की जनता, उत्तर भारतीय हर समाज को लेकर महाराष्ट्र की जनता जानती है, मुंबई की जनता जानती है। गाड़ी मलिक जी, वसूली चल रहे। आपका पूरे ढंग से चलेगा। मलिक जी चिंता मत कीजिए। सुनो, आपने हम लोग, अरे मेरे भाई सुनो, नेताजी ने पिक्चर की सीरीज चली, मेरा एक पिक्चर की सीरीज चलती है गोलमाल। आप हमारे मित्र है, सुनिए अच्छे से कि मलिक जी रिजाइन दिया, हमने खुद दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश जैसे आए उसी ढंग से रिजाइन दिया। आप लोग के मांगने से रिजाइन नहीं दिया गया। उस दिन से रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव साहब अच्छे ढंग से दिल्ली भी भागे, वो उद्धव साहब के बाद भी भागे, क्यों भागे? कभी पूरा नहीं होगा। अच्छा सर मेरी बात बताओ, एक तो ये दिल्ली में पवार साहब के घर जाके क्या स्पष्टीकरण दे रहे थे, क्यों जब रिजाइन मांगा गया तो बार बार इधर से उधर बचने के लिए भाग रहे थे, एक चीज। और दूसरी चीज मैं आपको याद करा दूं, बॉलीवुड की एक बहुत अच्छी सीरीज है, उसका नाम है, सुनो भाई, मेरे भाई सुनो। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं सर, एक एक करके बात करते हैं। दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे ना, दोनों की आवाज मर्ज हो रही है, किसी की बात क्लियर समझ नहीं आ रही, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। भाई मैं आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ कि बॉलीवुड की ना एक बहुत अच्छी सीरीज है, बहुत कॉमेडी पिक्चर है, उसका नाम है गोलमाल। तो ये कृत्य भी गोलमाल का हुआ, उसमें एक वसूली भाई था, है ना, वही वसूली भाई आपकी सरकार में भी है जिसने अब रिजाइन करा। तो ये जो चक्कर है ना, इसको समझो और जनता से माफी मांगो कि आपने ऐसे बंदे को मंत्री बनाया और मंत्री बनाने के साथ साथ उससे बचाव में आ रहे। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं हुंडारे जी का। सर, वो उद्धव ठाकरे का भी इस्तीफा मांग रहे हैं। आज रविशंकर प्रसाद ने प्रेस वार्ता की है, उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख ने जब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया तो उद्धव ठाकरे क्यों पीछे हैं? क्या उनमें कोई नैतिकता नहीं बची? नहीं, हेलो, ये गलत है। महाराष्ट्र की सरकार जानती है, जिसी ढंग से आज उच्च न्यायालय ने बोला उसी ढंग से हमारे मुख्य गृह राज्य मंत्री ने खुद ने रिजाइन दिया है।
किसी के कहने से, डीजीपी के कहने से नहीं दिया है। और जो बोल रहे हैं ना मलिक साहब कि शरद पवार जी दिल्ली में बैठे थे, ये लोगों से मिले, वो लोगों से मिले, देखो वो पुराने नेता है, उनको जाने का कहीं भी अधिकार है। पर अच्छे ढंग से मोदी साहब भी उनके घर पे कुछ दिन साल पहले गए थे, पुणे में आए थे, ये बात सब लोग जानते हैं, आपके नेता लोग जानते हैं। इसीलिए शरद पवार जी और हमारे मुख्यमंत्री पर ये आरोप करना गलत है। और हमारे मुख्यमंत्री ये सरकार अच्छे ढंग से चला रहे हैं और चलाएंगे। ये भाजपा का, बीजेपी का जो एजेंडा है सरकार गिराना, ये कभी ना कभी इनको पता चले, 5 साल अच्छे ढंग से सरकार चलाने वाले हैं। आप 5 साल बिल्कुल सरकार चलाना, बट मेरे को पहले ये बताओ, आप शिवसेना के प्रवक्ता हैं या एनसीपी के? हम लोग शिवसेना के प्रवक्ता है और शिवसेना के नाते से मैं आपको बता रहा हूँ, परंतु हमारी महाविकास आघाड़ी है, हम लोग एक साथ रहे तो हम लोग महाविकास आघाड़ी नहीं। ठीक है सर, दोनों को ही रोक रही हूँ यहाँ पर, थोड़ी देर के लिए दोनों को ही रोक रही हूँ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर। पहुंचा। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुंडारे जी का रुख कर लेते हैं। बताइए हुंडारे जी, वो कह रहे हैं लगातार इस्तीफे की बात को लेकर कि ये नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं है। अब जब साफ तौर पर दिख रहा है कि दोषी साबित हो रहे हैं, इसलिए अब अपना बचाव पहले से ही शुरू किया जा रहा है। एकनाथ हुंडारे जी, आवाज मिल रही है आपको सर? हाँ, क्या बोले मैडम, सुनिए, वापस रिपीट कीजिए जरा, सुनाई नहीं सर मैं कह रही हूँ कि अब ना सिर्फ राज्य की विपक्ष की जो पार्टी है वो, इसके अलावा केंद्र सरकार के निशाने पर आप लगातार आ गए हैं। अब आपको लग नहीं रहा है कि आने वाले समय में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी आपके लिए? नहीं, कोई मुश्किलें बढ़ने वाली नहीं है। यहाँ की पूरी महाराष्ट्र की जनता जानती है, जब से ये सरकार स्थापन हुई, महाविकास आघाड़ी बनी है, तब से हमेशा अपक्ष पार्टी बीजेपी का हमेशा यही दावा रहा है कि ये सरकार कैसे गिरे। इसलिए इन्होंने हर प्रयत्न किए, दिल्ली से लेके पूरे महाराष्ट्र तक, हर राज्य से लेके इन्होंने यही प्रयास किया है
कि यहाँ की सरकार कैसे गिरी। इस केस में इन्होंने क्या प्रयास किया? हुंडारे जी, मैं आपको रोक रही हूँ बीच में, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अब ये जो मामला चल रहा है इस समय महाराष्ट्र में, उसमें आप भारतीय जनता पार्टी की क्या संलिप्तता देख रहे हैं सर? नहीं, ये महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से आज इनका जो बोल रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन दिया है, परंतु महाराष्ट्र की जनता जानती है, देशमुख साहब ने खुद रिजाइन दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश आने के बाद उन्होंने खुद रिजाइन दिया। किसी ने रिजाइन मांगा नहीं, मुख्यमंत्री ने मांगा नहीं, शरद पवार साहब ने मांगा नहीं, परंतु इन्होंने खुद अपना रिजाइन देशमुख साहब ने दिया है। इसलिए इनकी पूरी नैतिकता के लिए वो ऐसे कि कोई आरोप नहीं कर सकते कि वो जवाबदार है। और वो कुछ दिनों के बाद अभी उच्च न्यायालय और सीबीआई इंक्वायरी के बाद सब चीज सामने आने वाली है। सुशांत सिंह राजपूत के अंदर आपने देखा है, इसी ढंग से यही टाइम पे आपको सबको पता चलेगा जो सच्चाई है। थोड़े दिन के अंदर सब जनता जानने वाली है सच्चाई क्या है। आप एक बात बताइए सर, अगर मान लीजिए सीबीआई जांच में कहीं अनिल देशमुख, एक सेकंड सर, अगर सीबीआई जांच में कहीं भी अनिल देशमुख फंसते हुए नजर आए तो कहीं आप ये तो नहीं कह देंगे कि संवैधानिक संस्थाएं तो भारतीय जनता पार्टी के अंडर में आ गई हैं या प्रेशर में काम करती हैं? अभी एक बात और क्लियर कर दीजिए, यहाँ पर सीबीआई जांच पर भरोसा रख रहे हैं ना आप? उच्च न्यायालय पे हमारा पूरा विश्वास है, सच्चाई सामने आने वाली है। सर मैं सीबीआई जांच की बात कर रही हूँ। बेबुनियाद उनको पता चलेगा कि उनकी गलतियां क्या है, और जो सरकार को टारगेट करना चाहती है महाराष्ट्र सरकार को, वो महाविकास आघाड़ी को हर ढंग से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में लाने के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं। उनके सब बोलते ना हर ढंग से उन्होंने कोशिश की है, परंतु वो सक्षम नहीं होंगे। महाराष्ट्र सरकार अच्छे ढंग से 5 साल चलने वाली। ठीक है मलिक साहब, अब तैयार हो जाइएगा, क्योंकि मैंने 2 सवाल उनसे किए, मुझे दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला है। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अब पहले से बीजेपी को प्रिपेयर रहना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि सीबीआई आपके अंडर में काम कर रही है या आपके प्रेशर में काम कर रही है। देखिए, ये वो हालात नहीं है जहां देश के प्रधानमंत्री को पूडल बोला जाता था कि 10 जनपद में जो बड़ी मम्मी बैठती थी उसने रिमोट कंट्रोल चलाना है और पूडल ने काम करना है। जैसे अब एक महाराष्ट्र में शायद पूडल बैठा है। ये काम बिल्कुल स्पष्ट है देश के सामने कि मम्मी बोलेगी तो पूडल चलेंगे, और वही काम हो रहा है। लेकिन ये वो सरकार है जहां पे सीबीआई को जो न्यायालय के द्वारा दी गई संज्ञा थी कि सीबीआई को केज्ड पैरट बोला जाता था, और उसके खिलाफ हमने भी और इन्होंने भी मिलकर प्रदर्शन करे। अब मैं इनसे ये बात पूछता हूं कि वो संज्ञा दोबारा नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि प्रोसीजर के हिसाब से स्वायत्त संस्था काम कर रही है। अब तो आप बताइए ये साहब कि आप पूडल बनना, उद्धव साहब पूडल बनना कब छोड़ेंगे? जो संज्ञा मनमोहन सिंह को मिली वही संज्ञा आज देश जो है उद्धव ठाकरे को दे रहा है, और वसूली भाई को निकालना पड़ा उद्धव साहब को। वसूली भाई को नहीं रखना सकते थे क्योंकि कोर्ट बोल चुके हैं, माननीय कोर्ट। तो अब आप जवाब ये दीजिए कि अगर एक वसूली भाई इतना करता है तो आपने कितने वसूली भाई रखे हैं? चलिए सर, अब वो क्या जवाब देंगे? बात बस इतनी सी है कि अब सीबीआई जांच करेगी, और सीबीआई जांच करेगी तो परत दर परत काफी सच सामने आ जाएंगे। हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि सीबीआई एकदम निष्पक्ष जांच करेगी, और अब ये शिवसेना और एनसीपी, इनको देखना है कि किस तरीके से ये आने वाले समय के लिए पहले से ही बचाव की अपनी मुद्रा में रहते हैं। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े खबरनामा में। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय हलचल मची हुई है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद से लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी आज प्रेस वार्ता की गई, जहां उन्होंने कहा कि इस मामले की पूरी तरीके से सही जांच हो, हम ऐसा चाहते हैं। आपको बता दें कि एक हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद से ही बीजेपी लगातार उद्धव सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनिल देशमुख ने इस्तीफे का फैसला भी उद्धव ठाकरे से नहीं बल्कि शरद पवार से पूछकर लिया है। इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच मुंबई की पुलिस नहीं कर सकती थी, इसलिए अब सीबीआई इसकी जांच करेगी। साथ ही उन्होंने जोर देकर पूछा कि उद्धव ठाकरे में नैतिकता है कि नहीं, क्योंकि अनिल देशमुख ने इस्तीफे का आधार नैतिकता को बताया है। सवाल तो अब उद्धव ठाकरे पर भी उठेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये एक अहम खबर है और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचाने वाली खबर है।
अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर अब पत्र लिखकर अपना इस्तीफा सौंपा, साथ ही उनसे मुलाकात भी की। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि देशमुख ने सीएम उद्धव के साथ ही शरद पवार से भी मुलाकात की। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफे को स्वीकार अभी नहीं किया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ये बताया है कि अनिल देशमुख ने शरद पवार सहित पार्टी के अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की है। आपको बता दें कि परमवीर सिंह के आरोपों के बाद से लगातार अनिल देशमुख घिरते हुए नजर आ रहे थे और सूबे की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी इस मसले पर लगातार हमलावर थी देशमुख पर और वो इस्तीफे की मांग कर रही थी और अंततः वही हुआ। आज अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने 15 दिनों के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। परमवीर ने बॉम्बे हाईकोर्ट में गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की याचिका दायर की थी। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय हलचल मची हुई है। वहीं सीबीआई को भी 15 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। और फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार योगेश सोनी जो इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश जी, महाराष्ट्र की सियासत में इस समय महाभारत मची हुई है, पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। इस बीच बड़ी बात यह है कि उद्धव ठाकरे अभी तक चुप हैं। वो शुरू से लेकर अभी तक इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। वजह क्या मानी जाए? देखिए, किसी भी जब राज्य के इतने बड़े पद पर, जिसको बोलने मतलब कि जैसे ही गृह मंत्री हैं, इतने बड़े पद पर जब आरोप लगे और इस्तीफा देना पड़े, तो निश्चित तौर पे राज्य में कुछ तो गड़बड़ी चली रही थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उद्धव सरकार को भुगतना पड़ेगा। और मसला ये है, और इस देश का दुर्भाग्य ये है कि जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जब ऐसी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता, तब इन सब चीजों के खुलासे इतनी देरी से होते हैं। अगर यही चीजों को समय समय पे अगर रिफॉर्म किया जाए और इन चीजों को समझाया जाए, समझा जाए, इसमें थोड़ा सा इसका विकास किया जाए, तो निश्चित तौर पे ऐसी घटना होने से बच सकती हैं। ये मैं आपको बताऊं पल्लवी, ये कोई बॉम्बे का मामला नहीं है। पहले भी ऐसे 6-7 राज्यों में ऐसी घटनाएं बड़े स्तर पे हो चुकी है, लेकिन ढाक के 3 पात पर, क्योंकि जिसके हाथ में तंत्र होता है वो उसका मालिक होता है, और उसके बाद ये चीजें होती हैं। उत्तर प्रदेश के परिवेश में देखिए, बीती सरकारों पर इतने बड़े आरोप, कितने बड़े घोटाले का आरोप लगे, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाला, जो एक नेशनल स्तर का जो घोटाला था, वो लगा था, उसके बावजूद थोड़ी सी सजा काटने के बावजूद भी वो आज राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय है। लोग उनकी पार्टी को आज बिहार में जो बीते विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर आए। तो मसला ये है कि यहाँ पर जो चीजें हैं वो ये नहीं कि ये घोटाले का आरोप लगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और महाराष्ट्र की चाल शान मस्तानी तो तभी बन चुकी थी जब उद्धव सरकार ने इन दोनों दलों के साथ मिलकर सरकारें बना ली थी। तो मसला कहीं ना कहीं ये था कि ये बात सबके मन में घर कर गई थी कि क्या इतने लंबे समय तक ये सरकार संचालित हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीती लगातार 2-3 मर्तबा से बीजेपी के साथ गठबंधन से सरकार बनाना, उसके बाद ऐसे दलों, बाकी उन दोनों दलों के साथ जुड़ के सरकार बनाना, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान अपने आप में सरकार ने खड़ा करा लिया था। तो उसके बावजूद ऐसा होना, अब इसको कुछ लोग 2 एंगल से ले रहे हैं। एक कि ये यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है, दूसरा ये कि यहाँ पर बीजेपी पर राजनीतिक आरोप है, उन्होंने कुछ ऐसा कह के परमवीर से काम करवाया, लेकिन किसी चीज की हम पे तयशुदा प्रमाणिकता नहीं है, तो हम इस बारे में बयान कुछ बहुत जमकर, बहुत बढ़कर नहीं दे सकते। लेकिन मसला ये है दुर्भाग्यपूर्ण कि इतने बड़े घोटाले पे अगर आज ये कार्रवाई बैठ रही है और इन चीजों को जो हम समझ रहे, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये सब चीजें लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। यानी आने वाले समय में महाराष्ट्र सरकार की मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ेंगी, इतना सब कुछ हम देख रहे हैं। और एक यहाँ पर सवाल ये भी है कि अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी की कोई मिली भगत होती तो बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह का फैसला दिया जाना, और अब सीबीआई जांच बैठेगी, तो ऐसा नहीं है कि सीबीआई निष्पक्ष जांच नहीं करेगी, तो दिक्कतें तो बीजेपी के लिए भी बढ़ सकती हैं। तो इन सब के बावजूद बीजेपी क्यों मांग करती कि आप सीबीआई जांच करवाइए? जी, मैंने कहा 2 तरीके की चीजों को लेके घटनाएं उठी हैं। इसका हर चीज का नकारात्मक और एक सकारात्मक पहलू होता है। अगर ये जो आपने बात बताई है, निश्चित तौर पे ये गैर राजनीतिक बात, और इसको हम तकनीकी रूप से समझे तो इसमें बीजेपी के लिए समस्या अगर ये सब करती, तो लोग अपने मन से आरोप लगाते हैं। क्या इधर शिवसेना के जो नेता, ये जो बाकी दलों की इनके साथ सरकारें जुड़ी हैं, वो ऐसा आरोप लगा रही है कि ये बीजेपी का इसमें बीजेपी का कैसे कोई हाथ हो सकता है? जब तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति आई या कोई घटना घटी या कोई संकट पैदा हुआ, तो आप विपक्ष पर आरोप लगा
करवा दो, लेकिन इतने बड़े घोटाले को लेके और इतने बड़े देश की वित्तीय राजधानी महाराष्ट्र मुंबई कहलाई जाती है, वहां महाराष्ट्र सरकार जो संचालित इस समय पर है, इस तरीके की कार्यशैली से कहीं ना कहीं बहुत लोगों को ठेस पहुंचती है और ये लगता है कि ये उभाई का जो धंधा है करोड़ों अरबों रुपए का, क्या ये केवल यहीं तक सीमित है? क्या केवल ये इसी 100 करोड़ या योगेश जी, एक सवाल और है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, क्या लग रहा है सरकार के और भी नुमाइंदे इस केस में फंस सकते हैं? क्या आने वाले समय में कोई और भी बड़े नाम इस पूरे मसले में सामने आ सकते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि ये 100 करोड़ किस में बंटने वाला था, ये बड़ा सवाल है। पल्लवी, मैं एक बात की जानकारी आपको दे दूं कि कोई भी जो इतने बड़े स्तर पे घोटाले होते हैं या रिश्वतबाजी या रिश्वत कांड होते हैं, ये कोई एक व्यक्ति का काम नहीं होता, ये इसमें पूरी श्रृंखला होती है। और मुखिया के जो राज्य का मुखिया जिसके हाथ में गाड़ी होती है, जो ड्राइवर होता है, उसके बिना ये हस्तक्षेप के या उसकी बिना जानकारी के ये असंभव है। तो मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, आपने एक बात कही कि इसमें निश्चित तौर पे आगे कुछ लोग नप सकते हैं, सरकार के जो मुख्य चेहरे हैं, एक एक का करके क्या नाम लिया जाए, क्योंकि लूट खसोट का ये जो मामला है, इतना बड़ा जो घोटाले का आरोप है, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई आसान बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए पूरी श्रृंखला, पूरी जो चेन है, वो कहीं ना कहीं इसमें शामिल पाई जाएगी। देखिए, आपके घर के पास छोटे मोटे स्तर पे भी इर्द गिर्द कोई छोटा या गलत काम हो रहा हो तो पुलिस के मुख पर पुलिस को इन्फॉर्मेशन देते हैं, पुलिस वहां पर एक्शन ऑफ प्लान अपना कर देती है। तो इतना बड़ा जब मसला होता है और जब इतनी बड़ी चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर सबकी मिली भगत होती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी, आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा करने के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में इस समय हलचल मची हुई है। अब सीबीआई जांच करेगी परमवीर सिंह के आरोपों की। देखने वाली बात रहेगी इस मसले में क्या कुछ खुलासे होते हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा।